डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत माँ की कोख ने एक से एक नायाब सपूतों को जन्म दिया है। इनमें से कुछ बड़ी क्रांति के जनक बनकर उभरे और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। कृषि क्षेत्र पर नजर डालेंगे तो आपको कई बड़े चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख नाम MS स्वामीनाथन का है। वही स्वामीनाथन जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एक ऐसी क्रांति जिसने कृषि, किसान और देश की दिशा बदल दी। 2025 स्वामीनाथन का जन्म शताब्दी वर्ष है और पूरा देश अपने इस महानायक को नमन कर रहा है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोनालिसा प्रस्तुत कर रही हूँ एक खास पेशकश जो पूरी तरह से माँ भारती के इस सच्चे सपूत भारत रत्न प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को समर्पित है। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन के सफर पर। बात 1960 के दशक की है। भारत को आजाद हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था। एक तरफ देश कई तरह की बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ एक खामोश चुनौती सरहदों के भीतर भी पनप रही थी। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे अन्न के भंडार खाली थे। हमारे खेत सभी का पेट भर सकने लायक अन्न नहीं उगा पा रहे थे। भूख की आग बुझाने के लिए हमें दूसरे देशों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था। ये वो दौर था जब भारतवासी मेरे देश की धरती सोना उगले जैसे गीतों पर गौरवान्वित हो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि रहट की आवाजों के बीच एक दबी सच्चाई बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही थी। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और भारत मां के माथे पर अपनी संतान का पेट भरने की चिंता साफ नजर आने लगी थी। ऐसे चुनौती भरे वातावरण में एक नायक का उदय हुआ। वो भारत मां की ही संतान था जिसे हम और आप MS स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं। स्वामीनाथन ने पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कराने की चुनौती को स्वीकार किया और देश में हरित क्रांति की नींव रखी। मैंने वो टाइम देखा है अपनी लाइफ के अंदर जब एक मिडिल क्लास फैमिली को सिर्फ राशन की दुकान से राशन मिलता था। और मुझे याद है आई वॉज इन 8th, स्टिल आई रिमेंबर कि मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि क्या गेहूँ खाते हो, ये तो जानवर के खाने का गेहूँ है। ऑस्ट्रेलिया से वो गेहूँ इंपोर्ट होता था और चावल 1962 तक इजिप्ट से आता था। मुझे वो टाइम याद है कि मेरी नानी मुझे हरियाणा से 1 कट्टा चावल और 1 कट्टा दलिया भेजती थी। प्रोफेसर स्वामीनाथन प्लांट जेनेटिक्स के माहिर थे। 1960 के दशक में देश को ऐसी प्रजातियों की सख्त जरूरत थी। प्रोफेसर स्वामीनाथन इस काम के लिए उस समय शायद सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भारत में हरित क्रांति ना होती तो लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो जाते। He was a man of genetics। जेनेटिक्स का सबसे शुरू में
और सब से सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया और देश को एक ऐसी साइंस दी जिससे कि क्रॉप का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई। प्रोफेसर स्वामीनाथन, मैं तो उनको अपना जीवन भर का गुरु मानता हूँ और मेरे जीवन भर के गुरु हैं। उन्होंने मेरी नहीं, पूरे आईसीआर में जितनी भी फसलें थी उन पर सब तरह से सबका हौसला बढ़ाया, सबको सब तरह की सुविधा दी। यदि आप आईसीआर सिस्टम को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका सबसे बड़ा श्रेय वो भारत रत्न स्वर्गीय प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। प्लांट जेनेटिक्स यानी पादप अनुवांशिकी के क्षेत्र में स्वामीनाथन ने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो सब कृषि क्रांति की अलख जगाने में काम आया। वो भारतीय हरित क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नायक बनकर उभरे। वो टिकाऊ कृषि के इतने बड़े पक्षधर थे कि उन्हें टिकाऊ खाद्य सुरक्षा का वैश्विक लीडर कहा जाने लगा। वो सिर्फ बेहतरीन वैज्ञानिक ही नहीं थे, शानदार शख्सियत के मालिक भी थे। जब मैं पहली बार उनको 1968 में उनके घर पर शाम को प्रयोगशाला की चाबी देने गया, वो मेरा उनसे पहली बार मैं उनको देखा। उनका एक विशेष उनका व्यक्तित्व था, सुंदर, बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बहुत साफ कपड़े और जो शारीरिक सफाई होती है, कपड़े होते हैं, वो उनका एक विशेष था। और सबसे जो बात मैंने उनमें मैं देख पाया, उनके मन में पवित्रता झलकती थी और जो वाणी में है उनमें बहुत ही नम्रता थी, बहुत ही मिठास से बोलते थे और व्यवहार कुशलता का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। वो जहाँ भी गए, देश में गए, विदेश में गए, किसानों के पास गया, वहाँ सभी को उन्होंने जो है अपना एक विशेष स्थान उन्होंने बना लिया। 1999 के दौरान टाइम पत्रिका ने उनका नाम महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भारत के 3 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया। प्रोफेसर स्वामीनाथन भारत की खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। इसके लिए उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाना जरूरी था, खास तौर से चावल और गेहूं की। उन्होंने पहले गेहूं की किस्में बाहर से आई और उनको उन्होंने किसानों के पास ले गए। जब वो किसानों के पास पंजाब में गए तो क्यों बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी रहे हैं। उन्होंने देखा कि भाई रबी में तो गेहूं हो जाएगा और जब ये बरसात की फसल आएगी, खरीफ आएगी, उसमें कौन सी फसल होनी चाहिए जिसको बाज़ार मिल सके। पहली किस्म आई 1989 में, 1989 में। और क्योंकि प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कहा था कि भाई पूसा का नाम बाज़ार में आना चाहिए, तो उन्होंने उसका नाम रखा पूसा बासमती 1। और जब वो किसानों के पास गई तो उसको जो है उनकी पैदावार ज़्यादा आई
पैदावार उसकी उससे भी बासमती 370 तब सबसे ज़्यादा प्रचलित किस्म थी, उससे उसकी डबल पैदावार आई, डबल से भी ज़्यादा आई। और यदि उसका भाव उससे 200 रुपये मतलब कुछ कम भी था, फिर भी किसान को उससे जो है लाभ अधिक मिला, तो वो अपने आप फैलनी शुरू हो गई। इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्रोफेसर स्वामीनाथन की जीवन गाथा आगे भी जारी रहेगी। बने रहें हमारे साथ। पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है दांत। पाचन क्रिया को बनाते हैं आसान। लापरवाही से बिगड़ सकती है दांतों की सेहत और जरा सी देखभाल बचा सकती है इनका जीवन। अगर आप भी दांतों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। दांतों की समस्याएं और उनका समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। स्वामीनाथन के अंदर पारिवारिक पृष्ठभूमि के दोनों गुण मौजूद थे, क्योंकि वो कृषि और विज्ञान दोनों से जुड़े थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में काम किया और उसके बाद दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा आ गए। उनका रिसर्च उस समय बहुत इंटेंस था और सुबह निकलते थे वो 7:30 बजे, 8 बजे उनकी क्लासेस शुरू होती थी। बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और उसका बड़ा पैशन भी था। और उसके बाद फील्ड चले जाते थे और खेतों में उनके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते थे, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के। और उसके बाद फिर शाम को घर आने के बाद भी स्टूडेंट्स आते थे और उनके साथ बैठ के अपने थीसिस, अपने मास्टर्स और पीएचडी थीसिस की करेक्शन होती थी। तो हम ये देखते थे कि एक तो कड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा जो विज्ञान से जो हमें फल मिल सकते हैं वो बहुत बड़े फल हैं। जिस तरह से हमारी खाद्य की उत्पत्ति बढ़ गई थी कुछ सालों में ही। और तीसरा हमने ये सीखा कि सबकी बात सुननी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वैज्ञानिक के पास सब प्रश्न के उत्तर हैं। तो वो हमेशा कहते थे कि किसानों के पास जो पारंपरिक ज्ञान है और आदिवासी महिलाओं के पास ज़्यादातर कहते थे कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसको जोड़ना चाहिए। जो आधुनिक तकनीकी और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके साथ साथ दोनों को हमें ब्लेंड करना चाहिए। चावल अनुसंधान संस्थान में उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इसका असर उन पर जीवन भर रहा। इसी असर की वजह से चावल के क्षेत्र में उनका योगदान अद्भुत था। जब मैं पूसा में अपनी जो है ज्वाइन करने के बाद मैं घर गया तो उन्होंने पूछा, भाई विजयपाल आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चुप रहा, कि उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने कहा कि भाई जब आप जानते नहीं तो बासमती क्या बनाओगे? तो उन्होंने क्या कहा कि चलो मैं बासमती बताता हूँ कि बासमती के गुण क्या होते हैं। तो उन्होंने अपना जो है सीधे हाथ का जो है तर्जनी उंगली ऐसे करके उठाई और उसका जो पोरवा है उस पर हाथ रखा, कहा कि चावल लंबे से लंबा होना चाहिए और यदि आपके घर में चावल बन रहे हैं तो वो आसपास के घरों में उसकी ऐसी खुशबू जाए कि सब जान जाए कि इस घर में आज बासमती बन रही है। और जो बासमती बनने के बाद कैसी हो, 1 कटोरी के वो 5 कटोरी बन जाएं। और वो 5 कटोरी कैसे बने? वो केवल सुई की तरह से लंबे हों, वो बिल्कुल मोटे ना हो, बारीक दिखाई दें और वो चिपचिपे बिल्कुल ना हो, मुलायम हो, नरम हो और उनका रंग वो बिल्कुल जैसे दूध जैसा हो। फिर उन्होंने उसके आगे बताया कि यदि आप उसे खाओ तो मुंह में आपके वो जैसे मक्खन होता है उसकी तरह से आपको नरम लगे और आपको उसको खाने को मन करे। इसके बाद उन्होंने बताया कि यदि आप उसको मोती की तरह से बखेरो तो बिखर जाए, इसका मतलब वो चिपचिपे ना हो। इसके बाद का जो विशेष गुण उन्होंने बताया कि यदि आप किसी कारण से, क्योंकि स्वाद लग रहा है, आप ज़्यादा खा लो तो आपका पेट में भारीपन ना हो
और वो आपको अच्छी तरह से वो आप उनकी पाचन उनका अच्छा हो जाए। और यदि किसी कारण से वो ज़्यादा मात्रा में बन गए हैं और ज़्यादा मात्रा में बनने के बाद आपने उसको अगले दिन के लिए छोड़ना है, तो वो रात भर रखने के बाद जब अगले दिन आप उनको खाएं तो वो बिल्कुल बासी ना हो। आई थिंक सब लोग समझते हैं बासी क्या होता है, उनका स्वाद ना बदले, सुगंध बनी रहे। फिर उन्होंने कहा भाई यदि ये सारे गुण आप ला दोगे तो फिर तो आपकी बासमती है, वरना फिर आपकी बासमती कोई नहीं लेगा। आइए देखते हैं प्रोफेसर स्वामीनाथन के जीवन काल में वो कौन सी घटना हुई थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था और जिसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था देश को भूखमरी से निकालने का। कृषि शिक्षा से जुड़ने का स्वामीनाथन का मकसद सिर्फ अपना करियर बनाना नहीं था, बल्कि वो एक सोचे समझे उद्देश्य को लेकर इस क्षेत्र में आए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल की भयानक त्रासदी को देखा था, जब भूख, मलेरिया और दूसरी बीमारियों के कारण वहां लाखों लोग काल के गाल में समा गए। मारे गए लोगों की संख्या इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि कुपोषण ने बीमारियों को और गंभीर बना दिया था। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने देश को भुखमरी के चक्रव्यूह से निकालने का संकल्प ले लिया। ये काम कृषि शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता था। उनको पोषण के ऊपर बहुत ध्यान था। जब उत्पादन बढ़ गया था तो वो कहते थे कि उत्पादन तो बढ़ गया है, बट जो पोषण सबको ज़रूरी है, पोषण सुरक्षा जो है वो आज तक नहीं मिल पाई है और उससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि कृषि और पोषण और स्वास्थ्य का क्या लिंकेज है। चावल और गेहूं हमारे देश के प्रमुख खाद्यान्न रहे हैं। इनकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए दो पहलुओं पर काम होना था। पहला, ऐसी किस्में तैयार करना जो बाहर से दिए जाने वाले उर्वरक प्राप्त करने में सक्षम हो, और दूसरा, उनके कद को कम करना। इस तरह हमारे देश में गेहूं और धान की बौनी प्रजातियां विकसित हुईं। हमारी जो पुरानी किस्में हैं बासमती, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता थी? उनमें सबसे सुधार की आवश्यकता क्या थी कि वो ऊंची बढ़ जाती थी और पकने में ज़्यादा समय लेती थी। और तीसरा जो उनका एक जो उसमें जो कमी थी, वो कभी भी गिर जाती थी। उससे किसान की जो पकी पकाई फसल धरती पर गिर गई तो उसमें किसान को जो है उसकी जो गुणवत्ता भी खराब हो जाती थी और उसकी पैदावार भी कम हो जाती थी। तो उन्होंने बताया कि हमने उसको छोटा बनाना है, बोना बनाना है, और बोना भी ऐसा बनाना है जो गिरे नहीं, उसका तना वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो ये सब कुछ करके काम शुरू हुआ। सबसे पहली किस्म जो है आई साबरमती, दूसरी आई जमुना, वो 2-3 साल ही चल पाई। उसके बाद उन्नत साबरमती आई, वो भी ज़्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद जो दूसरी हमारे जो किस्में तैयार कर रहे थे वो भी उतनी नहीं चल पाई। किस्म बनाने में लंबा समय लगने वाला था। ये कारण था कि हमें पहली किस्म पूसा बासमती 1 बनाने में 21 साल लग गए। वो पहली किस्म आई 1989 में, 1989 में। और क्योंकि प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कहा था कि भाई पूसा का नाम बाजार में आना चाहिए, तो उन्होंने उसका नाम रखा पूसा बासमती 1। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पूसा बासमती 1 को किसानों ने हाथों हाथ लिया। अब स्वामीनाथन की नजर वैश्विक बाजार पर थी। उन्होंने कुछ चावल जर्मनी भिजवाए और देखते ही देखते पूसा बासमती 1 की शोहरत फैलने लगी। चावल मिल मालिकों को भी इसमें अच्छा बिजनेस नजर आ रहा था। वो किसानों से महंगे दामों पर चावल खरीदने लगे। इसके बाद आई दुनिया भर में तहलका मचाने वाली किस्म पूसा बासमती 1121। पूसा 1121 की लंबाई, औसत लंबाई 8.5 मिलीमीटर थी। जब मैं औसत कह रहा हूँ उसमें दाने 8.25 भी थे, 8 भी थे, 8.25 भी थे, 9 भी थे, 9 से बड़े भी थे। तो जब ग्रेडिंग करेंगे तो उसमें कुछ दाने ऐसे होंगे जो 9 मिलीमीटर से भी लंबे होंगे और उनका बाज़ार में भाव अलग ही होगा। तो जब हमने किस्म ये दी तो इसको जो है जैसे ये बाज़ार में किस्म आई, ये वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कहा था कि आपने चावल उद्योग से जुड़ना है। तो हम चावल उद्योग से भी जुड़े और जब चावल उद्योग से जुड़े हमने चावल जो उद्योगपति थे उनको बुलाया, उनको इसका पका हुआ चावल दिखाया। जब वो 1121 बाज़ार में आई तो उसको बासमती का नाम नहीं मिला, लेकिन उससे वो बहुत तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई। फिर उसको हमें पूसा बासमती का नाम दिलाने में कम से कम देखिए 2000 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 2008 में जाके उसको बासमती का नाम मिला, स्टेटस मिला। और जैसे उसको बासमती का स्टेटस मिला उसको जो है बाज़ार में किसानों को उसके भाव उसके 2 गुने हो गए। जब ये पूसा 1121 किसानों के पास पहुंची और इसने तो क्या किया, एक तरह का तहलका ही मचा दिया। वो तहलका ऐसा मचा दिया कि जो लोग देखिए, ईरान में हमारा बासमती का सबसे बड़ा मार्केट था। सबसे पहले तो वो मार्केट हमारे पास में आ गया। जब वो मार्केट हमारे पास में आ गया तो उससे आप समझ सकते हैं उसके क्या परिणाम हुए होंगे। उससे तो फिर क्या बढ़ते 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 क्या हुआ, 2003 में इसको दिल्ली स्टेट से स्वीकृति मिली बीज बनाने की, उसको उगाने की, सब कुछ की। फिर तो ये आए दिन बढ़ता, आए साल बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, देखिए आज जो ये चावल है 148 देशों में इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। सब जेनेटिक्स की देन जिसे डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने देश को दी, उसको हम हरित क्रांति भी कहते हैं। देश की भुखमरी तो गई, उसके बाद आज की डेट के अंदर हम दुनिया की भुखमरी मिटाने की कगार पर हैं। कहाँ हम देश में 3rd क्लास वैरायटी को इंपोर्ट करते थे, आज हम देश से A ग्रेड क्वालिटी को दुनिया को खिलाते हैं, जिसमें 55 लाख टन नॉन बासमती और 50 लाख टन बासमती का एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी भी हमारे अंदर गुंजाइश है
कि हम इसको बढ़ाते रहेंगे और उसको श्रेय उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे ये खुशी है कि मेरे को उनसे मिलने का 2-3 दफ़ा मौका मिला, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में और इन पर्सनल, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था और मेरे पास प्रोटोकॉल था, तो मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि मैं इसकी कमर्शियल वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, तो बड़े खुश होते थे। सन 1968 में मुझे उनके प्रयोगशाला में काम करने का अवसर मिला और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। मेरा आज उनके 100वें बर्थडे पर बहुत बहुत नमन, नतमस्तक, क्योंकि मैं इस ट्रेड का आदमी हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाम है। इसलिए मैं अपने सारे समाज की तरफ से, समाज मीन्स बासमती समाज की तरफ से, उनको आज बहुत ग्रहण किया। वो भले ही अब दुनिया में ना हो, लेकिन जब भी खाद्य सुरक्षा की बात चलेगी, उनका नाम जरूर याद किया जाएगा। प्रोफेसर स्वामीनाथन जैसे व्यक्तित्व कभी कभी ही जन्म लेते हैं, शायद 100 साल में एक। वो भारत को मिले ईश्वरीय आशीर्वाद जैसे थे, एक अनमोल तोहफा थे। ऐसा लगता है मानो परमात्मा ने उन्हें मानवता की सेवा के लिए ही भेजा था। उनका मिशन पूरा हुआ और उन्हें वापस बुला लिया गया। उनकी जन्म शती पर दूरदर्शन किसान उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता है। The younger generation do not want to take agriculture because it's a very risky profession and low income and so on. But grains you cannot purchase. Thank you very much.